तो साल 2014 बीजेपी के केंद्र में काबिज होने के बाद से ही तीसरे मोर्चे के गठन की सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। शनिवार को हरियाणा के जींद जिले में पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती समारोह में इंडियन नेशनल लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित 5 पार्टियों के प्रतिनिधि एक साथ मंच पर दिखे। इन पार्टियों में अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शिरोमणि अकाली दल पार्टी किसी समय में अपने राज्यों में एक धाक रखती थी, लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। वहीं जनता दल यूनाइटेड की बिहार में सरकार है, लेकिन वो केंद्र के एनडीए का हिस्सा भी है। रैली से पहले चर्चा थी कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जैसी शख्सियत भी शामिल होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने थर्ड फ्रंट को लेकर कहा है कि देश में कई बार पहले भी ऐसी कवायद हो चुकी है, लेकिन अब तक कांग्रेस को छोड़कर कोई भी दल विपक्ष की भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा पाया है। वहीं राजनीति के जानकारों का कहना है कि थर्ड फ्रंट का गठन अब एक टेढ़ी खीर बनकर रह गया है, क्योंकि पंजाब में शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को लेकर सहानुभूति रखती है, क्योंकि कांग्रेस से लड़ाई के लिए उसे भाजपा की जरूरत पड़ेगी। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल से संबंध रखने पर उसे पंजाब में कोई फायदा नहीं होगा। वहीं यूपी में पिछला लोकसभा चुनाव सपा और बीएसपी ने मिलकर लड़ा था, लेकिन हार के बाद दोनों अलग हो गए थे। ऐसे में उनका भी एक मंच पर आना नामुमकिन सा दिख रहा है। वहीं बिहार में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल एक मंच पर नहीं आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री है। ऐसे ही समीकरण देश के अन्य राज्यों में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी भी तरीके से देश में थर्ड फ्रंट खड़ा होता है तो क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए चुनावी और चुनौती साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बार बार उठती है, मीडिया के माध्यम से उठती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा विपक्ष का रोल कोई और आज के दिन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोगों की आवाज उठाने के लिए जमीन पर जो लोगों के साथ जुड़ाव होना चाहिए वो केवल कांग्रेस पार्टी है, और विपक्ष का जो कर्तव्य है, जो बात है, वो केवल कांग्रेस पार्टी निभा रही है। तो थर्ड फ्रंट को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर से उठती हुई नजर आ रही है, और इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश रौर जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। साथ ही साथ संदीप गोयत, प्रवक्ता आईएनएलडी, भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा सुरेश जी आपसे रहेगा। कुमारी शैलजा को आपने सुना, जिस तरीके से उनका कहना है कि कांग्रेस को छोड़कर अगर बाकी विपक्षी दलों की भूमिका की बात करें तो कोई भी ठीक ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से थर्ड फ्रंट तो कहीं ना कहीं एक तरह का मिथ ही यहां पर साबित हो रहा है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि इस समय देश में साहिल जी दो विचारधाराओं, एक विचारधारा नफरत फैलाने वाली विचारधारा है, देश को तोड़ने वाली विचारधारा है, ईयरफोन के माध्यम से नहीं आ रही है, भाई से लड़ाने वाली विचारधारा है, हिंदू को मुस्लिम से, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की विपक्ष के तौर पे जो विचारधारा है वो जोड़ने की विचारधारा है, भाईचारे की विचारधारा है, पॉजिटिविटी है उसमें। जो श्री राहुल गांधी के मजबूत कंधों पे जिस विचारधारा का भार, आजादी के समय से जो गांधी जी ने, नेहरू जी ने जो विचारधारा कायम की थी, आज इस मुश्किल घड़ी में बहुत बुरा दौर है पूरी दुनिया में। इससे अभी आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश गए, साथ में वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के भाषण में भी ये जो बात मैं कहने लग रहा हूँ, इसके अंश, इसका असर दिखाई दिया होगा कि पूरी दुनिया में आज गांधी की विचारधारा को किसी सरकार से, किसी ताकत से अगर खतरा है, वो देश की चुनी हुई सरकार है। ये हमें शर्म आती है आज कि ऐसी सरकार, उसमें हम भी शामिल है, मैं भी एक वोटर हूँ, हमने चुन के बिठा। आज श्री राहुल गांधी के मजबूत कंधों के ऊपर इस गांधी की विचारधारा को, अहिंसा की विचारधारा को बचा के रखने का दायित्ववान पड़ा है। इसमें कहीं ना थर्ड फ्रंट है ना फोर्थ फ्रंट है। और जो फ्रंट की आपने बात की, मैं विषय के ऊपर भी आ जाता हूँ। आप कहेंगे कि मैं राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का गुणगान करने लग गया गांधी और नेहरू के टाइम से। मैं विषय के ऊपर अभी इस करंट टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ जी। जो लोग यहाँ पर थे ये 75 से ऊपर के थे, कोई 95 साल का था, कोई 85 साल का था, कोई 75 साल का था। बीमा भी पूरा हो गया। LIC अगर इन लोगों के बीमे किए होंगे ना, तो वो भी इनके पूरे हो चुके होंगे, मैच्योर हो चुके होंगे।
तो ऐसे लोग कौन सा फ्रंट कायम करेंगे? अरे अब देश की आबादी का हिसाब लगाइएगा, कितने प्रतिशत युवा हैं? उनको नरेंद्र मोदी ने 2-2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष नौकरी देने के सपने जो दिखाए थे, वो बेचारे सड़कों पर घूम रहे हैं। किसान को उसकी एमएसपी और फसल को तबाह करने के 3 कड़े कानूनों के द्वारा नरेंद्र मोदी की इस तानाशाह सरकार ने जकड़ के रख दिया है। तो ऐसे में आप थर्ड फ्रंट की अगर बात करते हो तो आपने क्यों नहीं किसानों के समय में, मैं बादल को पूछना चाहता हूँ, ओम प्रकाश चौटाला की इस परसों की मीटिंग के जरिए ओम प्रकाश चौटाला ने जो थर्ड फ्रंट की बात की, क्या चौटाला को किसान हितैषी होने का दावा करने वाले देवीलाल का पुत्र होने पर आज सफाई नहीं देनी चाहिए कि वो देवीलाल उसी देवीलाल के पुत्र हैं जो किसान मसीहा हुआ करते थे, और वो देवीलाल जिसने किसानों के लिए सारी जिंदगी अपनी राजनीति में लगाई, उसका बेटा ओम प्रकाश चौटाला उस बादल को अपनी स्टेज पर बिठाकर ये कहता है मैं इस बादल के साथ थर्ड मंच बनाऊंगा, जिस बादल की पुत्र वधु हरसिमरत कौर ने लोकसभा में 3 काले कृषि कानून इस तानाशाह बीजेपी सरकार के द्वारा पास कराने में वोट के जरिए मदद की, और आप घड़ियाली आंसू बहा रही है बाहर आके, कहती है हम तो किसानों के धरने पे बैठेंगे, किसानों के साथ हैं। आपने देखा किसानों ने थर्ड मोर्चा बनाने वाले ओम प्रकाश चौटाला को भी एक टोल पे भगाया था, माइक नहीं लेने दिया। जो व्यक्ति हरियाणा का मुख्यमंत्री रह चुका है उसको किसानों ने, कर्मठ किसानों ने, जिनको ये बीजेपी के साथी बैठे हैं आतंकवादी कहते हैं, उन किसानों ने इतना अनुशासन का परिचय दिया। अगर उन्होंने आंदोलन शुरू करने से पहले एक बात बोली थी कि किसान आंदोलन गैर राजनीतिक है, उन्होंने साबित कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला जैसे जालिम को अपना माइक नहीं हाथ में लेने दिया, वहां पर उन्होंने छड़ी भी चलाई है किसान के ऊपर। लेकिन वही प्रकाश सिंह बादल आज ओम प्रकाश चौटाला के साथ मंच शेयर कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए। जिस मनोहर लाल खट्टर को 46 एमएलए की जरूरत पड़ती थी सरकार में बने रहने के लिए, अभय चौटाला ने रिजाइन करके उसको 45 सीटों पे मुख्यमंत्री बनने का एक संविदा प्रदान कर दी। एक एमएलए उसको कम चाहिए। अब किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। किसानों ने हर जगह जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन गैर राजनीतिक है, ओम प्रकाश चौटाला को माइक न लेने देना, बोलने का मौका न देना, यह साबित करता है कि किसानों का आंदोलन गैर। ठीक है, संदीप गोयल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं आईएनएलडी के। संदीप जी, संदीप जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट एक बार फिर से देखने को मिल रही है, और जिस तरीके से आपने सुरेश जी को भी यहाँ पर सुना, क्या कहेंगे? पार्टी के बड़े से बड़े नेता को जो के अंदर लाखों लोगों के जो अपार जनसमूह उमड़ा, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में चौधरी देवीलाल जी के जयंती समारोह में शामिल होने का अपनी उपस्थिति जाहिर की, और उसकी एक मैसेज जो हरियाणा के लाखों किसानों के बीच में गया कि किसानों की लड़ाई अगर किसी पार्टी ने लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लड़ी है, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने लड़ी है, और भाई अभय सिंह जी चौटाला ने लड़ी है। और उनकी जो उपस्थिति कल जींद के अंदर दिखाई दी थी, उसका असर शायद आज आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस प्रवक्ता के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। किस प्रकार की बौखलाहट इन लोगों के अंदर आई हुई है, और इस प्रकार की भाषा, अशोभनीय भाषा ये आपके टीवी चैनल के ऊपर यूज करते हैं। इनकी हताशा का एक प्रमाण है कि ये किस प्रकार से हताश हो चुके हैं, क्योंकि साहिल जी तीसरे मोर्चे के गठन का शुरुआत चौधरी देवीलाल जी ने राजीव गांधी, जिस गांधी परिवार के ये बखान करते हैं, उस गांधी परिवार ने जिसने बोफोर्स घोटाले किए, जिसने देश के अंदर गरीब किसानों को लूटने का काम किया, जिसने देश के अंदर अनेकों प्रकार के काला धन देश से बाहर भेजा, और जिन्होंने किसान विरोधी नीतियां बनाई, जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई, जिन्होंने 1984 के अंदर सिख दंगे करवा के हजारों सिखों की मौत के घाट उतार दिया। ऐसी पार्टी के लोग एक हमें आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से संदेश देने की, उपदेश देने की हिमायत करते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि वो लोग जिनके हाथ खून से सने हुए हैं, वो लोग जिन्होंने किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि काले कानून तैयार किए, उसकी नींव रखने के काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इनके जो प्रदेश के उसमें मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने 3 काले कानूनों को बनाने की रूपरेखा तैयार की। ये उस पार्टी के लोग हैं जो आज किसान विरोधी होने का हमारे ऊपर बात करते हैं। रही बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को माइक न देने की बात, तो शायद इनकी एक छोटी सोच है। गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को राकेश टिकैत जी, जो इस किसान आंदोलन के नेतृत्व करते हैं, वो उन्होंने उनको बुलाया, माइक दिया। अलवल बॉर्डर के ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को किसानों ने माइक दिया। सीकरी बॉर्डर के ऊपर किसानों ने माइक दिया।
आप सिंगू बॉर्डर के ऊपर किसानों ने माइक दिया, कितलाना के टोल प्लाजा पे माइक दिया, नरवाना के बद्दोवाल टोल प्लाजा पे माइक दिया। और ये कौन सी भाषा इस्तेमाल करते हैं? प्रदेश के किसानों ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को तिलक बिछाकर उनका स्वागत किया और उनके मान सम्मान में एक भारी उपस्थिति दर्ज करके इंडियन नेशनल लोकदल की नीतियों पर विश्वास जाहिर किया। और क्योंकि किसानों को पता है कि आज अगर किसी पार्टी ने उनके लिए त्याग और बलिदान किया तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया है, अभय सिंह जी चौटाला ने किया है, जो पूरे हिंदुस्तान के लगभग कितने विधायक हैं उनमें से एकमात्र ऐसे विधायक हैं कि उन्होंने किसानों के रूप में अपना इस्तीफा देकर एक अलग जगाने की कोशिश की थी। ये तो कांग्रेस के एक लालची और लोभी लोग हैं जो सत्ता के सुख में बैठे हैं और आंदोलन और इस्तीफा देने की हिमायत नहीं कर पाए। ठीक है सुरेश जी, जल्दी। जी बिल्कुल। एक तो मेरे साथी ने कहा कि ये किसान हितैषी पार्टी है, बड़ा गुणगान कर रहे थे, वो कंडेला बताता है। कंडेला जी साथी को नहीं पता, गूगल पे सर्च करके देख लो। दूसरी बात, इन्होंने कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगाए, इन्होंने तो बीजेपी का साथ देकर सत्ता में सरकार बनाई, क्यों नहीं वो फर्ज घोटाले में आपने निकाल ली कोई इंक्वायरी करके। और ये एक बात कहना भूल गए, जो हमारी ये कमियां बता रहे थे ना, उसमें ये कहना भूल गए, एक झूठा आरोप ये भी लगाते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला को जेल में कांग्रेस ने डाला, तिहाड़ जेल में। ये कहना भूल गए, इनको मैं ये भी याद कराता हूं, जबकि ये प्रधानमंत्री थे और ओम प्रकाश चौटाला खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इनकी सारी बात ये सारी झूठ की है, इन्होंने कोई किसी चीज से सरोकार दी। ठीक है, भारत भूषण जुएल जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भारत जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। क्या कहेंगे, जिस तरीके से थर्ड फ्रंट की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से सुगबुगाहट यहाँ पर तेज हो गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार थर्ड फ्रंट की बात निकलकर सामने आई है। आप कैसे देखते हैं इसे? थर्ड फ्रंट बनाने की बात चली, इसका मतलब कोई दूसरा फ्रंट भी है। कोई पहला फ्रंट है, कोई दूसरा फ्रंट है, ये तीसरा फ्रंट है। पहली बात तो इन्होंने स्वयं को ये मान लिया कि हम तीसरा फ्रंट है, देश में 2 फ्रंट और है जी। तो स्वाभाविक रूप से इंडियन नेशनल लोकदल आज इस बात को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसको पता होगा कि पहला और दूसरा फ्रंट कौन सा है जी। लेकिन जहां तक बात चल रही है कि अभी संदीप जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल की जो चीन में रैली हुई है उसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या वो राजनीतिक शक्ति को दिखाने का एक प्रयास था, जबकि आप तो ये कह रहे थे कि चौधरी देवीलाल जी के जयंती का कार्यक्रम है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सब लोग आ रहे हैं। ऐसे महान नेता के लिए आना भी चाहिए था, श्रद्धांजलि अर्पित पुष्पांजलि अर्पित के लिए कोई भी जा सकता है। तो वहां पर चौधरी देवीलाल जी को पुष्पांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे लोग, उसमें समाज के लोग थे, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी उसमें आपस में कोई नहीं था, तो सामाजिक दृष्टि से गए थे। उसमें अनेक समाजों के लोग थे, अनेक वर्गों के लोग थे। अब इनका ये कहना कि वो राजनीतिक रैली थी, तो पहले तो स्वीकार कर लीजिए कि आपने चौधरी देवीलाल जी के नाम पर राजनीतिक मंच कराने की कोशिश की। तो यहाँ पर दोनों में विरोधाभास सामने आता है। अब रही तीसरे मोर्चे की बात, तो इसके संयोजक कौन है? आज की तारीख में दिख रहे हैं चौधरी चौटाला बन रहे हैं। कौन बन रहे हैं? कौन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी विधानसभा में एक सीट नहीं, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिनकी राजनीतिक दल को पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार और उससे पिछले 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही, इससे पहले वो चुनाव में अगर वो ये कहें कि किसान हितैषी है, इस प्रदेश प्रधान माना जाता है, तो कृषि प्रधान देश में आप 15-16 साल से सत्ता से बाहर क्यों है? और अगर वो व्यक्ति जो संयोजक बनने का प्रयास कर रहा है, क्या संदेश राष्ट्र को देना चाहते हो कि जो व्यक्ति इसका संयोजक है वो मुख्यमंत्री रहते हुए नौकरियों में गड़बड़ घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके जेल में है 10 साल, और अब आकर के वो इस राष्ट्र को नई दिशा देने का प्रयास करे? बड़े हास्यास्पद सी बात है कि एक व्यक्ति जो सत्ता विहीन है, जिसका एक विधायक नहीं है, हरियाणा से बाहर जिसे कोई जानता नहीं है, अब वो ये कहें कि मैं राष्ट्रीय स्तर पर एक तीसरा मोर्चा खड़ा करूंगा, और किनके साथ? सतीश लोग जो दूसरे मोर्चे से भी बाहर है, यानी कि तीसरे नंबर पे, जिनको पता है हम तीसरे नंबर पे हैं कहीं, तो तीसरे नंबर पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहे हैं। मोर्चे का गठबंधन नहीं, एक बागमती का कुनबा एक ईट जोड़ के कहीं से होने का प्रयास हो रहा है, लेकिन इस कुनबे का सर्वे काम है। क्या राष्ट्रीय पार्टी इसमें शामिल है? आज भी कैसे भी कहें, कहीं भी किसी भी स्थिति में पहुंच गई है, चाहे राष्ट्र के गिने चुने राज्यों में कांग्रेस या उनके गठबंधन की सरकार है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वास्तविकता जनता के बीच में किसका दिख रहा है? तो आप किसके लिए कर रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो, और क्या
अभी तक इस प्रकार के खुलेआम एक चुनौती रख करके बना करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है लोकतंत्र में किसी प्रकार का गठबंधन बनना। गठबंधन सरकारें बनती रही है केंद्र में भी और प्रदेश में। इन्होंने अपने प्रदेशों में भी गठबंधन में ही सरकार चलाई जी। एक सांसद नहीं इंडियन नेशनल लोकदल का, एक विधायक नहीं, और आप कह रहे हैं हम राष्ट्रीय फ्रंट तैयार करेंगे, राष्ट्रीय तरीके का मोर्चा बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये देखना है कि कौन कौन इसमें है और इसका लक्ष्य क्या है। क्या इसका लक्ष्य अपनी उपस्थिति दर्ज करके अपने प्रांत में सरकार में आना है या सत्ता जी। तो है। जब आपको अपने प्रदेश में सत्ता हासिल करनी है तो इस प्रकार के गठबंधन में राष्ट्रीय स्तर का दिखाने की क्या जरूरत है। ठीक है, प्रकार के जवाब ले बादल लेते हैं, हैं। चाहे हाँ। आप हैं चाहे मुलायम सिंह है, आप अपने अपने राज्यों में सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने राज्य में राजनीति करिए। अगर गठबंधन बनाना है तो राष्ट्रीय एजेंडा दिखा करके देखिए और अपना नेता घोषित करके देखिए। ठीक कौन सा हमारा है, भरत जी राष्ट्रीय नेता जवाब ले होगा? लेते हैं। जी। कई सवाल आपने यहाँ जी, पर खड़े धन्यवाद। किए हैं, उनके जवाब ले लेते हैं। संदीप जी का रुख करेंगे पहले। संदीप जी। ये उस पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं जिस पार्टी की कभी 2 MP सीट हिंदुस्तान के अंदर होती थी। वो इनको खुद पता है कि भाई हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती, जो अपने एक प्रकार से मन से हार जाए उसी की हार होती है। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हिम्मत हारने वाले इंसान नहीं है, वो लौह पुरुष हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में संघर्ष किया है और ये कहते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को प्रदेश से बाहर कोई नहीं जानता। इनके ज्ञान को प्रकाश डालिए, इनका ज्ञानवर्धक कीजिए। ऐसे लोग टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं जिन्हें खुद हरियाणा की राजनीति का नहीं पता और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की छवि के बारे में बखान करते हैं। उस पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं जिनकी सरकार में 9 घोटाले हो चुके, 28 पेपर लीक हो चुके, जिनके चेयरमैनों को सस्पेंड कर दिया जाता है नौकरियों की गड़बड़ियों के अंदर। एसएस बोर्ड के चेयरमैन को अनेकों ऐसे धान ठीक है। घोटाले, गेहूं घोटाले, वो लोग आरोप लगाते हैं। बात आती तीसरे मोर्चे के गठन की। संदीप जी थोड़ा जल्दी, एक ब्रेक के लिए यहाँ में रुकना होगा, थोड़ा जल्दी। फर्स्ट फ्रंट बीजेपी, सेकंड फ्रंट वो फ्रंट है कांग्रेस पार्टी जिसको लोगों ने नकार दिया था और आज भी नकारा हुआ है। तो तीसरे फ्रंट में वो क्षेत्रीय पार्टी है जो प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा चलिए, ठीक है। क्षेत्रीय पार्टियों को आगे ठीक है संदीप जी वापस लौटूंगा आपके पास। तो हरियाणा में एक बार फिर से थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद शुरू होती हुई नजर आ रही है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले भारत भूषण जुयाल जी ने कई सवाल यहाँ पर खड़े किए। संदीप जी से हम यहाँ पर बात कर रहे थे। संदीप जी अपनी बात जल्दी से पूरी कर लीजिए, उसके बाद सुरेश जी का रुख करेंगे। जल्दी। इन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को प्रदेश से बाहर कौन नहीं जानता। इन्होंने चंद रोज पहले हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने स्टेज के ऊपर कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये कम से कम अपने पार्टी के नेताओं से तो पूछ ले कि हमें बोलना क्या टीवी चैनल के ऊपर, इनको ये नहीं पता। बात आती कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने हमारे ऊपर कंडेला कांड का आरोप लगाया। ये खुद भूल जाते हैं कि कंडेला कांड के अंदर कांग्रेस ने राजनीतिक फायदा उठाने की एक साजिश रची और उस साजिश का जब से पर्दाफाश हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी वहां पर अपना एक बार भी विधायक नहीं जिता पाई। और जबकि इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक उसी क्षेत्र से, उसी इलाके से 2-2 बार लगातार विधायक बने हैं। और ये कंडेला कांड की बात करते हैं, ये कादमा कांड, ये निसिंग कांड, मंडियाली कांड और इतने अनेकों कांड किसानों के ऊपर इन्होंने किए। और इन्होंने मिर्चपुर कांड किया, जो शेड्यूल कास्ट के वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर दमनकारी नीतियां इन्होंने अपनाई। ये बात करते हैं लोगों को रिप्रेजेंट करने की। इनका जो फ्रंट है कांग्रेस पार्टी का, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, जमाई राजा की पार्टी है, लोगों की जमीनों को हड़पने का इनका एजेंडा है। प्रदेश की जिस प्रकार से हजारों एकड़ जमीन को तो उस समय के मुख्यमंत्री ने जमाई राजा को कौड़ियों के भाव चढ़ा दिया, बिल्डरों को बेच दिया। और ऐसे लोग जो प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम करते थे, उन्हीं की विरोध, उनकी प्रति लोगों की कोई आस्था नहीं है, लोगों को कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो ठीक है संदीप जी। प्रकाश चौटाला जी ने की है, आने वाले समय में तीसरा मोर्चा बनता दिखाई देगा साहिल जी। ठीक है सुरेश जी अपनी बात रखिए जल्दी, समय बहुत कम है। ये बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी इन चले हुए कारतूसों के जरिए किसान आंदोलन की समस्या से पब्लिक का ध्यान हटाना चाह रही है। और जो इन्होंने जमाई राजा की रिश्ते की जो ये बकवास की है, ये सब इनके जो सहयोगी दल है, इनकी मोदी जी की सरकार कर ली। जमाई राजा की अरे बीच में नहीं आपने जमीन। ठीक है संदीप जी, देखिए आपको मौका दिया गया था, आप सुरेश जी को बोलने दीजिए। आप संदीप जी। ये लोकदल है, ये पब्लिक में अपनी इमेज अपने अफिक्स करेंगे, ये कोई फायदा थोड़ी कर रहा है लोकदल का भी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें इन्होंने प्रचार किया देवगौड़ा जी आएंगे, इन्होंने नीतीश कुमार जी का नाम लिया, इन्होंने चंद्रबाबू नायडू जी का नाम लिया,
इन वरिष्ठ नेताओं में से, पढ़े लिखे नेताओं में से एक नहीं आया। डंडे बजाने वाले वहां बैठे हैं जिन्होंने लोकसभा में 3 काले कृषि कानून पास कराए, या जो और षड्यंत्रों में शामिल रहे वो लोग सारे चले कारतूस वहां पर थे। इससे ये साफ हो गया है कि तीसरे मोर्चे का कोई अस्तित्व नहीं है, ये प्रासंगिक नहीं है। ठीक है। ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, या किसानों की समस्या, एमएसपी के रेट, जो बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी से फायदा लेने के लिए, ठीक है। भारत भूषण जी, के लिए ये लोग ध्यान 20 सेकंड है आपके पास, जल्दी से अपने फाइनल कमेंट्स। भारत भूषण जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। भूषण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभाने के लिए। तो थर्ड फ्रंट की जो सुगबुगाहट है वो एक बार फिर से हरियाणा में उठती हुई नजर आ रही है। लेकिन वहीं अहम सवाल जो है वो यही है कि अगर थर्ड फ्रंट यहाँ पर बनता भी है तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का विकल्प साबित होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका समय के साथ ही जवाब निकलकर सामने आएगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.